जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी यूपीएससी हिंदी के आराधन बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सीरीज में बेसिकली हम लोग रैंडमनेस को ध्यान में रखते हुए कोई भी रैंडम टॉपिक उठाते हैं और उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू है या भविष्य में पूछे जा सकने वाले प्रश्न उसको देखते हैं। आज हम लोग पॉलिटी में जुडिशरी पे बात करेंगे। जुडिशरी या न्यायपालिका से रिलेटेड प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। अभी आप लोग के लिए कुछ विशेष सूचना है। पहली सूचना ये है कि यूपीएससी हिंदी इस समय 2024 और 2025 दोनों के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। नया बैच स्टार्ट हो चुका है। 2024 के लिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस, इन दोनों को आप मात्र 700 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 के लिए यूपीएससी 2500 में और यूपीपीसीएस 2000 रुपये में। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आपको ये जो नंबर दिया हुआ है 9519780078 या 8840751912, इन दोनों पर मैसेज कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, किसी कारणवश आपका कॉल नहीं उठाया जाता है तो आपको जल्द से जल्द रिवर्ट किया जाएगा। ठीक है, साथ ही प्री टाइम बैच के भी नए बैच अनाउंस हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, सीएपीएफ में एक प्रश्न आया था, यूपीएससी द्वारा पूछा गया था। तो यूपीएससी के प्रश्नों की देखिए कितनी अच्छी, आप कितना भी टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, अगर आपके पीवाईक्यू पे पकड़ अच्छी है तो आप इससे रिलेटेड प्रश्नों को बहुत अच्छे से करके ले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हल करने का तरीका क्या होता है, जब भी आप पेपर में सॉल्व करेंगे तो सही है गलत है यहाँ पर टिक जरूर करेंगे। ठीक, उसके हिसाब से विकल्प का चयन करेंगे। पहला स्टेटमेंट दे रहा है, उनकी नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायमूर्ति द्वारा की जाती है, यानी कि दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। उनकी नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, एडवाइस के बिहाफ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। उनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, या उनकी नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय की सलाह पर उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। देखिए, इजी प्रश्न था। अगर आप ध्यान देंगे तो जिला न्यायाधीश के संबंध में पूछ रहा है। जिला न्यायाधीश के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 233। ठीक है, अनुच्छेद 233, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 आप देखिए। तो देखिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में बोल रहा है, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य के राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। यानी कि सीधे सीधे ऐसे समझिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 233 में ही इसकी अहर्ताएं भी बताई गई हैं। अहर्ताएं भी एक बार देख लीजिए। पहली चीज कि वह व्यक्ति संघ की या राज्य की सेवा में नहीं है। जिला न्यायाधीश नियुक्त होने पर का तभी पात्र होगा जब कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो और उच्च न्यायालय ने उसकी सिफारिश की हो। तो अधिवक्ता 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर होना चाहिए, प्लस उच्च न्यायालय ने उसकी सिफारिश की हो, यह आवश्यक है। ठीक है, तो अनुच्छेद 233(2) के अनुसार जो व्यक्ति संघ या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है जिला न्यायाधीश बन सकता है, लेकिन कम से कम 7 वर्ष तक वो अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो, प्लस उच्च न्यायालय ने उसकी सिफारिश की हो। ठीक है, इसी के साथ साथ एक अनुच्छेद और भी देख लीजिए आप लोग, भिन्न, हो सकता है इस पर प्रश्न पूछ दे। तो न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न अगर कोई व्यक्ति भर्ती किया जाना है तो वो राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति से पहले राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय से परामर्श, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग पेपर कराएगा, पीसीएस जे यूपी के संदर्भ में आप समझ सकते हैं, पीसीएस जुडिशरी, और उसके बाद वो क्या करेगा, उच्च न्यायालय को दे देगा। उच्च न्यायालय से रिकमेंडेशन मिलने के बाद, राज्य लोक सेवा आयोग के रिकमेंडेशन पे उच्च न्यायालय से रिकमेंडेशन मिलने के बाद राज्य का राज्यपाल उसकी नियुक्ति कर लेगा। ठीक है, जिला न्यायाधीश किसी जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में अपनी अधिकारिता रखता है। ये चीजें याद रखिएगा। एक बार ऐसा करता हूँ, एक चार्ट बना करके इसको समझा देता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, हाई कोर्ट इसके लेवल पे है, मतलब सबसे ऊपर तो एससी है, फिर हाई कोर्ट है नीचे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एससी एचसी डीसी। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 तरह के कोर्स, मतलब जो जिला न्यायाधीश होता है उसको जिला एवं सत्र न्यायाधीश बोला जाता है। ठीक है, जिला और सत्र
जब वो सामान्य मामलों की सुनवाई करता है, दीवानी मामले की सुनवाई करता है, जिसमें मारपीट ये सब झगड़ा वगड़ा नहीं होता है, तब उसको जिला न्यायाधीश बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो मार पिटाई वाला करता है तो उसको सत्र न्यायाधीश बोल देते हैं। ठीक है, सेशन कोर्ट, सेशन जज बोल देते हैं। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय जो है बेसिकली जिला न्यायाधीश एक ही होता है, लेकिन वो जब दीवानी पक्ष या क्या बोलते हैं नॉन क्रिमिनल मामलों को देखता है तो उसको जिला न्यायाधीश बोलते हैं, और जब वो क्रिमिनल मामलों को सुनवाई करता है तो उसको सत्र न्यायाधीश या सेशन कोर्ट, सेशन जज बोलते हैं। तो ठीक है, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐसे हो जाएगा। फिर इसके नीचे दो न्यायालय और होते हैं, एक होता है अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश, और फिर एक इसके नीचे होता है मुंसिफ अदालत। ठीक है, मुंसिफ। सत्र न्यायाधीश जो आपराधिक मामले होते हैं उसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चीफ जुडिशियल जज। ठीक है, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिंदी में। ठीक है, और एक इसके नीचे होता है न्यायिक दंडाधिकारी। ठीक है, न्यायिक दंडाधिकारी। तो ये कुछ होता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है, तो जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, उसको सिविल और आपराधिक मामलों में मूल और अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है, यानी कि जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश भी होता है जब वो दीवानी मामलों की सुनवाई करेगा, और उसको जिला न्यायाधीश बोला जाएगा जब वो फौजदारी या जिला न्यायाधीश जो है जब वो फौजदारी मामलों की सुनवाई करेगा तो उसको सत्र न्यायाधीश बोलेगा, जब दीवानी मामलों की सुनवाई करेगा तो उसको जिला न्यायाधीश बोला जाएगा। ठीक है, एक चीज और है, जिला न्यायाधीश किसी अपराधी को उम्र कैद से लेकर के मृत्यु दंड तक दे सकता है, लेकिन मृत्यु दंड पे अमल तभी किया जाएगा जब राज्य का उच्च न्यायालय उसको रिकमेंड करे। और ध्यान दीजिएगा, अगर वो किसी अपराधी को मृत्यु दंड देता है तो बिना अपील के ही राज्य का उच्च न्यायालय उस पर विचार करता है। ठीक है, बिना अपील पे ही उसको विचार करता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी उच्च न्यायालय को भी प्रदान की गई हैं? ठीक है, ध्यान दीजिए, पूछ रहा है ऑप्शन क्या क्या आपको दिया है। ऑप्शन पहला है सलाहकारी शक्ति। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन कौन सी उच्च न्यायालय को प्रदान की गई? पहला सलाहकारी शक्ति, कल हम लोगों ने देखा था। अनुच्छेद बताइए जल्दी से कमेंट करके, अनुच्छेद कौन सा है इसका? ठीक है, तो अनुच्छेद 143। दूसरा, न्यायालय के समक्ष किसी वाद या मामले में पूर्ण न्याय करने की शक्ति, अनुच्छेद बताइए जल्दी से। अनुच्छेद 142 जो आ चुका है उसको आपको मुजबानी याद होना चाहिए। अभिलेख न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 129, और विशेष इजाजत याचिकाओं को मतलब स्पेशल लीव पिटीशन। ठीक है, इसको ये अनुच्छेद 136। अब पूछ रहा है कौन कौन सी उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है, कौन कौन सी उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। तो ध्यान दीजिएगा, अभिलेख न्यायालय 129, सलाहकारी शक्ति ये सुप्रीम कोर्ट का मूल है, पूर्ण न्याय करने की शक्ति ये भी मूल है, विशेष इजाजत ये भी मूल है, लेकिन अभिलेख न्यायालय की शक्ति हाई कोर्ट के साथ बटी हुई है अनुच्छेद 215 के तहत। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा सी। एक बार आर्टिकल देख लीजिए। ठीक है, 215, अनुच्छेद 215। ठीक है, देखिए, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के द्वारा ये सब शासित होती है। ठीक है, 1971 का एक्ट है, 1971 का एक्ट है, इसके माध्यम से शासित होती है, न कि संविधान में इसका वर्णन नहीं दिया है। केवल अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति का प्रावधान है, न कि इसके संदर्भ में विस्तृत प्रक्रियाएं दी हुई हैं। ठीक है, तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? अभिलेख न्यायालय। ठीक है, अभिलेख न्यायालय 215 के साथ है। बेसिकली जो भी निर्णय होगा, जो भी कार्यवाहियां होंगी, वो शाश्वत रखा जाएगा उसको, और भविष्य में उनका प्रयोग पूर्व उदाहरण की भांति किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी बोल देगा वो निश्चित हो जाएगा, है ना। अभिलेख न्यायालय प्लस अवमानना के लिए दंड देने की भी शक्ति है। ठीक है, लेकिन न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के द्वारा, न कि संविधान में ऐसा डायरेक्टली वर्णित है। ठीक है, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति ये संविधान में डायरेक्टली वर्णित है, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं दी हुई है कि कैसे सिविल अवमानना क्या होगी और फिर क्या कहते हैं आपराधिक अवमानना क्या होगी। इसको भी हम लोग अवमानना वाला जब प्रश्न आएगा तो इसको समझेंगे, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि अवमानना देने के लिए जो शक्ति है वो न्यायिक अवमानना अधिनियम, न्यायालय
अवमानना अधिनियम 1971 1971 का एक्ट उसके बारे में संसद ने बनाया है और उस आधार पे अवमाननाएं देखी जाती हैं। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, पहला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 144 के अंतर्गत न्यायालय की अवमानना देने की दंड देने की शक्ति उच्चतम न्यायालय में निहित की गई है। दूसरा है सलाहकारी अधिकारिता को उच्चतम न्यायालय में निहित किया गया है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था सलाहकारी अधिकारिता। ठीक है, अनुच्छेद 143 बिल्कुल सही बात है। यदि राय मांगी जाती है तो उच्चतम न्यायालय कतिपय परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राय देने से इनकार कर सकता है। दूसरा है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए आबद्ध कर है, मतलब सभी उससे बाउंडेड है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर उच्चतम न्यायालय कतिपय परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राय देने से इनकार कर सकता है अगर संविधान पूर्व का मामला हो तो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अभी मैंने बताया था कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 129 न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति उच्चतम न्यायालय में देता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा की थी कि अनुच्छेद 129, लेकिन साथ ही साथ 215 है, न कि 144। ठीक है, अनुच्छेद 144 नहीं 215 होगा और हाईकोर्ट में भी है। ठीक है, तो ये विकल्प कौन सा सही नहीं है, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, बाकी सारे ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, तो सही विकल्प इसका हो जाएगा ए। ठीक है, अब देख लीजिए अनुच्छेद 144 क्या है। सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। ठीक है, बेसिकली कहने का कुल मतलब यह है कि जो भी भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी होंगे उच्चतम न्यायालय की निर्णयों से आबद्ध कर होंगे, कहीं पे भी आप उनको खारिज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि पता चले आप उन्हीं के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं, जो भी उच्चतम न्यायालय बोल देगा वो आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब है प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन किसी अधिवक्ता को जिसने कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो कम से कम 3 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, भारत की राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता को डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट अगर हो इन राष्ट्रपति के राय में, है ना, किसी व्यक्ति को जो कम से कम 15 वर्ष तक न्यायिक पद पे रहा हो। तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124 का 3 है शायद। ठीक है, देखिए 124(3) ये क्या बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति। ठीक है, पहला चीज भारत का नागरिक, उच्च न्यायालय का कम से कम या दो से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता रहा हो। ठीक है, ये चार, एक तो नागरिक होना, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 अर्हताएं संविधान में वर्णित हैं। तो हो सकता है इस पर प्रश्न पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी अर्हताएं संविधान में वर्णित हैं। ठीक है, और केवल 1 सही, केवल 2 सही, केवल 3 सही, चारों सही, ऐसा करके ऑप्शन दे दे। तो ध्यान दीजिएगा, तो किसी अधिवक्ता को जिसने किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया गया हो, नहीं, गलत है, केवल हाईकोर्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो पहला गलत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो कम से कम 3 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, गलत है, कम से कम आपको 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहना पड़ेगा। किसी राष्ट्रपति की मतलब राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, बिल्कुल सही बात है, और 15 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहो, ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो सही विकल्प इसका हो जाएगा सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सत्ता लोक अदालतों का आयोजन नहीं कर सकती है। ठीक है, देखिए ये सारे प्रश्न अगर आप आराम से कर ले जाएंगे, ये प्रश्न ऐसे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं वर्तमान में लोक अदालत, तो एक वैधानिक प्राधिकरण है लोक अदालत। बेसिकली वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू इसको वैधानिक दर्जा दिया गया है। पहला लोक अदालत 1982 में गुजरात में लगा था। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट है, 1982 में गुजरात में। तो हो सकता है स्टेटमेंट टाइप वाले प्रश्न पूछ दे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा गुजरात में लगा है। अब पूछा लोक अदालतों का आयोजन कौन नहीं कर सकता है, तो ध्यान दीजिए लोक अदालतें जो राज्य वैधानिक सेवा प्राधिकरण, जिला वैधानिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मतलब ऊपर से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के वैधानिक सेवा प्राधिकरण, हाई कोर्ट का वैधानिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, तो राज्य हो गया, मतलब केंद्रीय हो गया, राज्य हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट, जिला स्तर पर वैधानिक सेवा प्राधिकरण। अच्छा, जिला वाले भी जिला लेवल पे कर सकते हैं, प्लस तालुका लेवल पे कर सकते हैं, मतलब
सब सब डिविजनल लेवल पे, ठीक है। लेकिन वो पंचायत लेवल पे नहीं कर सकते। लोक अदालतें पंचायत लेवल पे नहीं होती हैं। बेसिकली पंचायत का जो दायरा है वो भारत में बहुत, मतलब 2.5 लाख पंचायतें हैं, 2.5 से 3 लाख के लगभग लमसम पंचायतें हैं, 2.5 लाख के लगभग। अब पंचायत लेवल पे करने लगेंगे अगर लोक अदालत, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। लोक अदालत बेसिकली क्या होता है कि लोक अदालतों में कोई ऐसा मामला ले जाते हैं जो मान मनौवल, मध्यस्थता, बातचीत, इन सब से खत्म हो जाए, ठीक है। यानी कि ऐसे समझिए कि क्या बोलते हैं, कुछ मतलब बहुत ज्यादा उसमें ताम झाम नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसा आपराधिक प्रक्रिया संहिता या इस ऐसा कुछ जो नहीं होता है, बस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार कम खर्चीला, कम समय, तकनीकी उलझनों से मुक्त इसको रखा जाता है। वैधानिक स्थिति की अगर बात करें तो मैंने बताया था कि आपको 1987 में इसको लीगल दर्जा दे दिया गया था। लेकिन पंचायत लेवल पे होता क्या, अगर मान लीजिए कोई मामला है तो पंचायत लेवल पे तो आपस में ही समझ लिया जाता है। भाई गांव के लेवल पे मामला है तो गांव पे वैसे ही समझ जाएगा। तो कौन सी सत्ता लोक अदालतों का आयोजन नहीं कर सकती है, तो पंचायत समितियां इसका सही विकल्प है। तालुका लेवल पे, जिला लेवल पे, उच्च न्यायालय, इन सब पे होता है, प्लस सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे होता है, ठीक है। इन सब के लेवल पे होता है। ये नीचे से ऊपर का लेवल है, इस लेवल पे नहीं होता है। सही विकल्प इसका हो जाएगा ए, ठीक है। छठा देखिए, छठा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्णय उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्ति और स्थानांतरण को लेकर के भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों के अधिशासी मंडल की प्रधानता के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए ऐसे प्रश्न जो है आपको मतलब बहुत ही अच्छे प्रश्न है। इसमें आराम से आपको मतलब समय मिल सकता है और इस पे मतलब समय बचा सकते हैं ऐसे प्रश्नों पे। डायरेक्ट सोचना है, जैसे केशवानंद भारतीवाद, एसपी गुप्तावाद, मेनका गांधीवाद, एसआर बोम्मईवाद, ठीक है। अगर मैं बात करूं केशवानंद भारती, अच्छा अभी प्रीलिम्स के लिए ये भी महत्वपूर्ण है, केशवानंद भारतीवाद भी, मेनका गांधीवाद भी। इसको 50 साल हुए हैं, इसको 30 साल हुए हैं, नहीं एसआर बोम्मईवाद को 30 साल हुए हैं। मेनका गांधी तो 1978, 8 लगभग 78, 280, 22 उधर और 24 इधर, मतलब लगभग 46 साल हो चुके हैं, ठीक है, 22 और 24। लेकिन मतलब इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, मेनका गांधी। लेकिन आप देखिए ध्यान से, इसमें आपने सबका नाम सुना होगा और इसको लेकर के गलत कर ही नहीं सकते। सही विकल्प इसका है एसपी गुप्तावाद। बेसिकली केशवानंद भारतीवाद क्या था, संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा इस बात से आई थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। और केशवानंद भारतीवाद में बेसिकली संसदीय संप्रभुता पे अंकुश लगाया गया था और संविधान को एक बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन यहाँ से शुरू हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय में बदलाव किया और संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत यहाँ से आपको 7 और 6 की संविधान पीठ, मतलब 13 जजों की सबसे बड़ी संविधान पीठ बैठी थी और मूल ढांचे का सिद्धांत आया था, ठीक है। लेकिन मेनका गांधीवाद जो कि जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है, बेसिकली हुआ यह था कि जनता पार्टी की सरकार ने मेनका गांधी का पासपोर्ट छीन लिया था, जब्त कर लिया था, ठीक है, पासपोर्ट जब्त कर लिया था। बेसिकली दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस ने बोला था कि भाई ला करके अपना जो है पासपोर्ट, जो भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 है उसके आधार पर बोला कि आप अपना पासपोर्ट जो है जमा करिए, सरेंडर करिए। तो जो मेनका गांधी थी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बोला कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार के तहत मेरे पास ये अधिकार है कि मैं कहीं भी विदेश सेवा कर सकूं, विदेश में मतलब जा सकती हूँ, ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, जीवन जीने का अधिकार दिया और फिर उस आधार पर इसको मतलब क्या कहते हैं, बढ़ावा मिला। जीवन जीने के अधिकार को समय के साथ बढ़ावा मिला। तो भारतीय संविधान के तहत जीवन जीने के अधिकार का विस्तार हुआ मेनका गांधीवाद में, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एसआर बोम्मईवाद जो था बेसिकली ये मामला होता है कर्नाटक में 1985 में, जब जनता पार्टी की सरकार वहां पे भी आती है। तो शुरू में कोई हेगड़े रहते हैं वहां पे मुख्यमंत्री, फिर हेगड़े को हटा करके विधायक दल जो है एसआर बोम्मई मुख्यमंत्री बनते हैं शायद उस समय, ठीक है। 1985 के आसपास का ये मामला है, ठीक है। और 1994 में इसका जजमेंट आया था। बेसिकली होता क्या है कि जनता दल के 19 सदस्य मिल करके एक अलग पार्टी बनाते हैं और मुंबई से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, जबकि इसके पहले वो सारे रामकृष्ण हेगड़े थे प्रधान मुख्यमंत्री उस समय, रामकृष्ण हेगड़े को समर्थन दिए हुए थे। तो सदस्यों द्वारा दल बदल करने से पार्टी का बहुमत प्रभावित होता है और फिर केंद्र क्या करती है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राज्य सरकार को बर्खास्त कर देती है। जबकि एसआर बोम्मई बोलते हैं कि बहुमत परीक्षण करवाइए, राज्यपाल उसको अस्वीकार कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे 9 सदस्यीय पीठ बैठती है और बोलती है कि अनुच्छेद 356 के तहत जब राज्य आपात की घोषणा होती है तो
आप ऐसे नहीं कर सकते, अपने मन से नहीं कर सकते। न्यायालय इसकी समीक्षा करेगी, प्लस जो भी टेस्टिंग होगा वो आपको फ्लोर पे कराना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि मूल संरचना के सिद्धांत में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग, इसको भी शामिल किया गया। और फिर बोला गया कि बहुमत परीक्षण, ठीक है, वो विधानसभा के पटल पे होगा, न कि राज्यपाल की खुद के राय के अनुसार, ठीक है। तो सार्वभौमवाद भी राज्यपाल के पद की दुरुपयोग पे रिलेटेड है। बेसिकली न्यायिक नियुक्ति इन सब के संदर्भ में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद है, ठीक है। भारत संघवाद, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982, ठीक है। ये जो है भारत संघ मतलब इससे जुड़ा हुआ, तो सही विकल्प इसका हो जाएगा बी। वैसे भी आप आसानी से कर ले जाएंगे, इतना की आवश्यकता नहीं थी। अगला प्रश्न, लोकहित मुकदमा उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है बशर्ते की कतिपय शर्तें पूरी हो। निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं है, ठीक है। बेसिकली बात कर रहा है जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल की बात कर रहा है, लोकहितवाद, ठीक है। लोकहित मुकदमा का मतलब होता है सब किसी समुदाय या सार्वजनिक क्षेत्र के आवश्यक मुद्दे को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, और न्यायालय का विवेक होता है कि उसको स्वीकार करे या ना करे, सिंपल लेटर के माध्यम से कर ले या एक पूरा पिटीशन फाइल करनी पड़े, वो न्यायालय का मसला है। तो कुछ अधिकारों की रक्षा करने में जनसाधारण की रुचि है, तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। या लोक कर्तव्य के प्रवर्तन, कोई अधिकारी काम नहीं करता है तो तब भी आप पीआईएल दायर कर सकते हैं कि भाई इस अधिकारी के काम नहीं करने से पूरे इस समुदाय, पूरे इस क्षेत्र के समुदाय को नुकसान हो रहा है। इसमें न्यायालय लोक सेवकों के पिछले अभिलेखों की भी जांच कर सकता है, तो ये भी सही है। लेकिन व्यक्तिगत क्षति या हानि पे पीआईएल दायर नहीं हो सकता, नहीं तो बहुत ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो लोकहित मुकदमा सरकार के विरुद्ध, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार, इसके विरुद्ध जारी हो सकता है। निजी संस्थान के विरुद्ध नहीं जारी कर सकते आप। प्लस लोकहित मुकदमे का मतलब है सामान्य हित या व्यापक जनहित, ठीक है। व्यक्तिगत हित को संतुष्ट करने वाला नहीं होगा, बल्कि समाज के व्यापक जनहित से जुड़ा होगा, ठीक है। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा टी, ठीक है। अगला प्रश्न, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है। बहुत आसान प्रश्न है, इस पर चर्चा करने का मतलब नहीं है। मैंने इसको परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा, उत्प्रेषण, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था, ठीक है। बेसिकली इसमें देखिए कंफ्यूजन दो ही पे होगा। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। अधिकार परीक्षा किस अधिकार के तहत, ये लोक अधिकारी से पूछा जाता है, तो ये दोनों तो आप करेंगे नहीं। ऑप्शन आपको पास कंफ्यूजन वाला होगा प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ठीक है। यानी कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों रिटें अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक या अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती हैं, लेकिन दोनों के उद्देश्य भिन्न होता है। प्रतिषेध रिट क्या करता है, कार्रवाई रोक देता है, प्रतिषेध करता है, ठीक है। जबकि उत्प्रेषण क्या करता है, कार्रवाई को मंगा लेता है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन रिट जारी की जाती है। तो बेसिकली कार्रवाई रोकना, प्रतिषेध मतलब रोक देता है कि भाई तुम इस पर काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। भविष्य में जब निर्णय आ जाएगा तो काम कर लेगा। लेकिन उत्प्रेषण क्या करता है, मंगा लेता है, नहीं तुमको यहाँ पे काम खत्म, तुम्हारा काम खत्म। तो आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण। सही विकल्प इसका हो जाएगा डी, उत्प्रेषण। अगला है 9वां, भारत के संविधान के आलेखन सदस्य के रूप में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के बारे में कौन सा कथन सही है। अब देखिए ऐसे प्रश्न आप सही कर ले जाएंगे, कैसे, एक्सट्रीम स्टेटमेंट एलिमिनेट करिए, ठीक है। तो इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करवा रहा है। अब जैसे क्या है, भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका के पक्षधर थे। उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच सर्वोच्च न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था। वे शासन के एक अधिनायकीय स्वरूप के पक्षधर थे। जाहिर सी बात है, क्या बोल रहा है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि संविधान पे उनकी मोटी मोटा छाप तो पड़ेगी, प्रारूप समिति में शामिल है। अब दो स्टेटमेंट देखिए, इसमें से कौन कौन सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है, आपको सपोज करिए चारों में से आपको कुछ नहीं आता है। इस प्रश्न में आप सोचिए कि आपको चारों में से कुछ नहीं आता है। अब क्या वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में क्या वो ऐसी सरकार चाहेंगे या ऐसी व्यवस्था चाहेंगे जिसमें न्यायपालिका पर कार्यपालिका का प्रभुत्व हो, न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो, ऐसा क्या वो चाहेंगे, ठीक है। तो तीसरा हटा दीजिए, तीसरा हटाते ही आपका ये विकल्प खत्म, ये विकल्प खत्म, 1 2 और 1 2 और 4, ठीक है। अब बचा आपका मतलब 1 2 तो सही हो ही रहा है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समय बचा लीजिए। अब बच रहा है 4, वे शासन के एक अधिनायकी स्वरूप के पक्षधर थे। भाई इतनी मेहनत से आजादी मिली थी, ठीक है, तो शासन के अधिनायकवादी तंत्र क्यों चाहेंगे, वो तो लोकतांत्रिक स्वरूप चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि भारत का संविधान क्या कर रहा है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र की बात कर रहा है। तो लोकतंत्र
स्वरूप चाहेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, चौथा भी। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा ए। तो ऐसे आपको कुछ नहीं पता है तब भी आपने कर लिया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट काटिए, आ जाएगा उत्तर। ठीक है, 10वां देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है। ठीक है, अभी मैंने बताया था, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। सही विकल्प इसका हो जाएगा डी। ठीक है, ये सारे होते हैं। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा डी, सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम 20 वर्ष, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 124(3) है ना, अभी हम लोगों ने देखा था, भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालय मिलाकर कम से कम 10 साल तक वकील हो, और या राष्ट्रपति के रूप में उसको एक ज्यूरिस्ट होना चाहिए। ठीक है, सम्मानित ज्यूरिस्ट। ठीक है, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होना चाहिए। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा डी। कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।